तो आज की इस वीडियो में आपको लूसेंट जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, जो कि लूसेंट का निचोड़ प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपको डिटेल में रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट और इमेज के साथ रहेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं पूरा ऑल जो हिस्ट्री है यानी कि संपूर्ण भारत के इतिहास में करवा चुका हूँ, पूरे 2-2.5 घंटे की मैराथन पड़ी है और 50-50 क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए, चैनल विजिट कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उस उर्स मेजर तारामंडल को किस रूप में जाना जाता है। ये देखिए, जो उर्स मेजर तारामंडल है भारत में सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून, इसको शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसको शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप इसमें ये है नेपच्यून, इसको देख सकते हैं नीला नीला, ये क्या है, ये नेपच्यून है, ठीक है। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, तो यहाँ क्या है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी इसको माना जाता है, ठीक है। और अगर आपसे यहीं पर ये पूछे प्रश्न यहाँ पर कि किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो आप बृहस्पति उत्तर देंगे, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना कहा जाता है, तो ये तो आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोरोना जो सूर्य की सबसे आउटर सरफेस होती है यानी कि बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो लेयर है, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लेयर है इसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सूर्य के चारों एक लंबी कक्षा में जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल का एक पिंड क्या कहलाता है। जो धूल का जो पिंड होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको धूमकेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि आप रात को लेटे हैं या आसमान में कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी एक पूंछ जैसी चीज, ये पूंछ जैसी चीज अब आपको इकट्ठा आती दिखाई देती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को धूमकेतु कहा जाता है। अगला है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। जो ध्रुव तारा है किस दिशा को इंगित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। कहाँ रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, ये क्या है, उत्तर दिशा है, इधर ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर दिशा, तो जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। तो जो दिशा पता लगाने में ध्रुव तारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जोबेनियन ग्रह है। क्या है, जोबेनियन ग्रह है, तो कौन कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1, 3 और 4। कौन कौन से हैं, 1, 3 और 4, यानी कि बृहस्पति है, वरुण है और शनि है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जोबेनियन ग्रह किसे कहा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सौरमंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोबेनियन ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, या इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह, ये जोबेनियन ग्रह एक ही ग्रह है, तीजो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनियम और नेपच्यून को कहा जाता है, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और जोबेनियन ग्रह की उत्पत्ति जो जोबियन शब्द रोम देवता बृहस्पति से हुई है। अगला है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 है, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रख आप लोग रखिएगा। अब देखिए, ये है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी चित्र के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए अगर आप पृथ्वी पे हैं, ये क्या है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए आप पृथ्वी पे हैं और आपका वेट है 120 किलो, तो चंद्रमा में भी आपका वेट क्या होगा, 120 किलो होगा वेट, ठीक है। अगर वहीं पर मान लीजिए और आपका जो वेट हो गया, मास, जो आपका मास है तो 120 किलो होगा, मास याद रखिए, मास, तो आपका मास जो होगा 120 किलोमीटर होगा, 120 किलो होगा। तो आप चाहे पृथ्वी में रहें या फिर चंद्रमा में रहें, 120 किलो होगा। लेकिन वेट की बात करें तो अगर पृथ्वी पे आपका वेट 120 × 10 यानी कि 1200 N है, तो 200 N हो जाएगा कहाँ, चंद्रमा पे। तो ये अंतर पड़ता, याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का शीर्षक कोण क्या है। तो इसका शीर्षक कोण क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। अगला है, सूर्य में मौजूद
गैसें कौन सी हैं? तो मुख्य गैसें कौन सी हैं? सूर्य में जो मौजूद मुख्य गैसें हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है जो सूर्य में जो है मौजूद जो है मुख्य गैसें हैं। अब देखिए मैं और आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए सूर्य में जो मौजूद गैसें जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगभग 70% सूर्य में पाई जाती है। इसके बाद हीलियम है, हीलियम 28% पाई जाती है। अन्य गैसें भी पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है, लोहा है और भी अन्य पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर मुख्य गैस पूछे तो मुख्य गैस आपके पास दो ही हैं। कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं? आप हीलियम है और हाइड्रोजन है, ये आपको दो आपको याद रखना है। अगला है सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तारे की बात हो रही, ग्रह की बात नहीं हो रही। तो कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी, ये याद रखिए, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है लेक आयर महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। जो लेक आयर महाद्वीप है किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र में बताता हूँ। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, आप चित्र में देख रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में एक बिंदु है, ये लेक आयर। क्या है? लेक आयर, ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु है, ये क्या है? लेक आयर। तो ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। काफी प्रश्न ये पूछा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है? तो कौन सी ठंडी धारा है ये आपको बताना है। तो सबसे ठंडी धारा फॉकलैंड धारा है, जो सबसे ठंडी धारा है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर संबंधित है। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये आपको पता भी होगा, ये प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब तो आपको पता होगा दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। लेकिन यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त जिसे गर्त कहा जाता है, ये किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर है, ये देखिए जैसे प्रशांत महासागर है, एक ऐसा बिंदु है जो सबसे नीचे है, इसी को कहा जाता है मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त। तो मारियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर का सबसे यानी कि निचला बिंदु है, इतना आपको याद रखना है। अगला है एप्चालियन पर्वत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नील नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नील नदी है क्या, कैसे क्या? ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है? तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा होगा? उत्तरी अटलांटिक जो है सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अब स्वेद नहर, पनामा नहर आप दोनों लोग बताएंगे, इस दोनों को बताएंगे क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने साउथ एशिया महाद्वीप करवाया था तो मैंने पूरा आपको ये बता दिया था। ठीक है, अगला है मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? अब मैंने आपको बताया था ना, मेरियाना जो ट्रेंच है कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे क्या है? लो बिंदु है, यानी कि सबसे निचला बिंदु है। अगला है गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब मैं आपको गोबी मरुस्थल के बारे में अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। चीन में क्या फैला हुआ? देखिए ये मंगोलिया हो गया और इधर चीन है। क्या? इधर ये चीन है। ठीक है, ऊपर मंगोलिया है और नीचे चीन है। ठीक है, ये फैला हुआ है और ये हिमालय है। तो इस प्रकार ये फैला हुआ, ये गोबी मरुस्थल जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? गोबी मरुस्थल है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन है? एल्ब्रुस जो है एशिया में नहीं, एल्ब्रुस कहाँ है? ये यूरोप में है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा। ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, याद रखिएगा। आप इसमें जो प्रश्न में इमेज में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला है किस मयोत्तर या देशांतर को भारत का मानक मयोत्तर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30
पॉइंट ये ईस्ट, तो 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 180 देशांश किस रूप में जाना जाता है? तो 180 देशांश किस रूप में? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हुई रेखा, उस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, आप इसमें देख सकते हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य, देखिए राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से, झारखंड, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कर्क रेखा से कौन कौन से, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? देखिए पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। ये प्रश्न हमेशा बनता है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। तो आप जितना समय पर हो आप उससे 5.5 घंटा घटा के देख लीजिए कि वहां पर क्या होगा, बढ़ा के देख लीजिए। अगला है किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? तो किस देश में जो है सर्वाधिक समय क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। यानी कि सर्वाधिक समय क्षेत्र किस में? फ्रांस में है। कितने हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। फ्रांस में कुल 12 समय क्षेत्र हैं। कितने? 12 समय क्षेत्र हैं। ठीक है, और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, और अमेरिका में 11 हैं, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में 8 है और डेनमार्क में 5 हैं। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन से होकर नहीं गुजरती। तो किससे नहीं होकर गुजरती? तो 28 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360। क्या देशांतर की कुल संख्या है? 360, ऐसे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? तो कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखा। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक क्रिया का परिणाम है और विलयन अपजय का कारण बनती है? तो कौन सी है ये आपको बताना, कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी रासायनिक क्रिया है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बोनेशन। तो हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 समुद्री नितल प्रसरण। तो हमारा 3 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है जापान 4 अलग अलग विवर्तनिक प्लेटों की सीमा के करीब स्थित है। इन चारों में से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म सही है, माफ कीजिएगा, कौन सा युग्म जो है सही है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटें। तो 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे यानी कि सतही तरंगे हैं, यानी कि सरफेस तरंगे हैं, सरफेस वेव है। तो कौन सी तरंगे हैं? तो वेव यानी एल तरंगे। कौन सी? एल तरंगे यानी कि एल वेव। एल वेव या लब तरंगे भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए भूकंपीय तरंगे कुल 3 प्रकार से हो सकती हैं। मुख्यतः देखिए 4 होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन आपको 3 याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मेटिक वेव जो है कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो कुल 3 प्रकार की होती हैं। अब मैं तीनों प्रकार आपको बता देता हूँ। पी तरंगे क्या है? तो पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। क्या ध्वनि तरंगों के समान होती है? इनमें कणों की गति तरंगों की रेखा की सीध होती है, जो आप इसमें देख सकते सीधी होती है। ठीक है, ये सबसे गति की तरंग होती है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। यानी कि देखिए ये लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो या फिर गैस हो, इसमें तीनों से गुजर सकती है। इसलिए जो पी तरंग होती है थोड़ा सा खतरनाक होती है। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है एस तरंगे। ये द्वितीयक तरंगे होती हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव होती हैं। इन तरंग की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर। ये केवल ठोस माध्यम में, मैंने पी तरंगे बताएं, अभी तीनों स्टेट में हो सकती थी, यानी कि ठोस, गैस, द्रव्य। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये सिर्फ ठोस चीजें में जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद एल तरंगे। एल तरंगों की खोज एच.डी. लब ने की थी, इसलिए इसको लब वेव्स भी कहा जाता है। तो इसकी खोज जो है एच.डी. लब ने की थी, तो इसलिए एच यानी को लब वेव्स यानी कि एल तरंगे भी कहा जाता है। इस तरंग की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर।
धरातलीय तरंगे हैं यानी कि सरफेस वेव्स हैं, जो अभी क्वेश्चन में आया था, अत्यधिक विनाशकारी हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, तो एल तरंगे यानी कि लब तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला है देखिए, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तब पौने इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में निक्षेपित होती है तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है, तो 35 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम, ये क्या रेत का टीला है, ठीक है, और रेत क्या छोटी छोटी रेत है, तो हवा आती है इसको उड़ा के यहाँ इसको ले जाती है, तो इसी को लोएस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किन शैलों में पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन अवशैलों पर रहे हैं जो जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी, क्या अवसादी, दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के कोण की सबसे आंतरिक परत बनी होती है, तो पृथ्वी की सबसे जो कोण की सबसे आंतरिक परत है किससे बनी होती है, ये किससे बनी होती है ये आपको बताना है, तो ये जो बनी होती है निकल और आयरन से बनी होती है। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कैल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित है, तो किस विकल्पों में संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कैल्डेरा शब्द है ज्वालामुखी शब्द से संबंधित है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय रूप नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है, तो कौन सा, डेल्टा बना, याद रखिएगा। आप डेल्टा में इसको चित्र को देख सकते हैं, एक बार नदी का पानी इधर आया तो इधर चला गया, जिसे गोखुर भी कहा जाता है क्योंकि गाय के खुर के जैसा है। अगला है, टिल, हिमोल और ग्लोसमी मृदा जैसी निक्षेपी भूद्रश्य किस कारण से बनाते हैं, तो किस कारण से बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हिमनद गतिविधियों से बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सवाना को के रूप में जाना जाता है, तो इसको क्या कैंपोस के नाम से जाना जाता है, क्या इसको कैंपोस के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रेरी घास का मैदान में पाया जाता है, जो प्रेरी घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, जो प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है इनको क्या कहा जाता है, इनको टाउन्स कहा जाता है, और जो अफ्रीका में है, अफ्रीका में बेल्टास कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज के बाद नहीं पाई जाती, उस प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो उसको विलुप्त कहा जाता है। क्या, अगर कोई प्रजाति है जो एक लंबे समय तक नहीं पाई जाती, उसकी को कहीं देखने में नहीं मिलता है, तो उसको ये मान लिया जाता है कि ये प्रजाति क्या है, विलुप्त हो गई है। अगला है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, समान जलवायु परिस्थितियों के साथ एक साथ रहने वाले पशु और पौधे समुदाय कहलाते हैं, तो उस समुदाय को क्या कहा जाता है, उस समुदाय को जैव मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, वायु एवं नमी से आच्छादित मिट्टी का भाग कहलाता है, तो मिट्टी का भाग क्या कहलाता है, तो इसको छिद्र स्थान कहा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बायोम अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है, तो कौन सा करता है ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टुंड्रा करता है। क्या टुंड्रा करता है, दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, काली मिट्टी में आमतौर पर की कमी होती है, तो काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है ये आपको बताना है, तो ये फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में क्या है, फास्फोरस की कमी होती है, और काली मिट्टी को जो कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मृदा, और काली मृदा को कपासी मृदा, रेगुर मृदा और कछारी मृदा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस चक्र को औषधि चक्र रूप में भी जाना जाता है, तो किस चक्र को, तो फास्फोरस चक्र को, किसको, फास्फोरस चक्र को औषधि चक्र रूप में भी जाना जाता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निशाचलन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है, तो किस प्रकार की मिट्टी, तो ये लेटराइट मिट्टी कम, इस तरह की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर उत्पन्न होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है, कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा यानी कि ठंडियों में वर्षा होती है,
तो कहाँ होती है? ये कश्मीर घाटी में होती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न क्या है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लूसेंट के जियोग्राफी के प्रश्न है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? हो सकता है कई लोगों को पता हो और हो सकता है कई लोगों ने पहली बार नाम सुना हो, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। देखिए तो ये क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। तो किस किस में? तो आपको पता है भूमध्य सागर में, ठीक है। तो इधर से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होते हैं और इधर जो ये देखिए कश्मीर है ना, इधर ये तूफान क्या वर्षा लाते हैं, इसी को कहा जाता है। अगला है उत्तर भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर भारत की जलवायु उसके लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि तो हिमालय की क्या उसमें क्या है रोल है? क्या उसका है रोल है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत से पलायन करने से रोकता है। अगला है एक्सिमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एक्सिकोमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। तो कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुव क्षेत्र से संबंधित है। अब एक्सिकोमो है क्या? इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए एक्सिमो जो है वो एक प्रकार की ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहने वाली एक प्रकार की जनजाति है। क्या जनजाति है? और ये जनजाति जो इग्लू बना के रहती है, इग्लू किसे कहा जाता है? तो बर्फ के घर होते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। जैसे आप चित्र देख सकते हैं ना, ये पूरा क्या है? बर्फ का घर है, इसी को इग्लू कहा जाता है। जो आपके सामने चित्र है इसी को इग्लू कहा जाता है। और ये घर में एक्सिमो शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव क्षेत्र आर्कटिक में स्वदेशी लोगों के लिए किया जाता है जो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। तो क्या जनजाति है, ठीक है, एक्सिमो, जो कि इग्लू बना के यानी कि बर्फ के घर बना के रहती है। अगला है उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं को भाग नहीं है। तो उस प्रकार की ऋतु कौन सी है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। अगला है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। देखिए वायुमंडल की कुल मिला के परतें होती हैं। देखिए जो वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, कुल मिला के 5 मंडल, यानी कि 5 परतें होती है। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसके बाद समताप मंडल एक एक करके सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी क्या है? देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर रहती है ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में, ठीक है, तो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ जो मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं यही होती हैं, जैसे बादल बनना और बारिश होना, बिजली चमकना, ये क्षोभ मंडल में ही होती है। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का दिखाई देना किस मंडल में दिखता है? तो क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। क्या था? समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती, बिजली नहीं कड़कती, बिजली गिरने का डर नहीं रहता, बारिश यहाँ नहीं होती, तो यहाँ क्या होता है? समताप मंडल, इसलिए यहाँ एरोप्लेन जो है आराम से उड़ते हैं। और यही ही समताप मंडल में एक ऐसी लेयर है जिसे कहा जाता है ओजोन परत, ओजोन लेयर जिसे कहा जाता है। सप्ताह मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। तीसरा है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरते हैं। कहाँ? मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल। आयन मंडल सैटेलाइट, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, ये यहाँ सैटेलाइट संचय होते हैं। इसका वायुमंडल आते हैं और वायुमंडल धीरे धीरे ये अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। 5 परतों के बारे में मैंने आपको नाम बता दिया और सभी के बारे में बता दिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? तो मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में भारत में मानसूनी पवनें, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है काल बैसाखी में चलती है। जो काल बैसाखी नामक एक हवा है वो कहाँ चलती है? ये पश्चिम बंगाल में चलती है। बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। अगला है किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो किस तट पर जो सर्दियों के दौरान वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब देखिए कोरोमंडल तट है क्या? तो भारत में प्रमुख तटों के नाम, तो सबसे पहले आप समझिए, आप इसको समझिए। सबसे पहले काठियावाड़ तट। ये काठियावाड़ तट क्या है? तो देखिए कच्छ से जो दमन तक जो इलाका है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है कोंकण तट, ये काठियावाड़ तट है पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है कोंकण तट। कोंकण का तट किसे कहते हैं? तो दमन से गोवा तक, जो दमन और गोवा का जो मिला के भाग उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कनारा तट,
ठीक है, कनाडा तट, इसको जो है गोवा से मैंगलोर तक कहा जाता है। मालाबार तट जो है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो मालाबार तट कहा जाता है। आप इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से पुलिकट झील यहाँ कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कोरोमंडल है और यहीं पे क्या वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है महानदी से, ये उत्तरी सरकार तट है। फिर कोंकण तट आता है जिसे उत्कल तट, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो महानदी डेल्टा से गंगा नदी के मैदान तक, यहाँ गंगा नदी का मैदान है, यहाँ डेल्टा तक ये है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नामक महान भौगोलिक इकाई में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं, म्यांमार शामिल नहीं, याद रखिएगा। अब भारतीय उपमहाद्वीप है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप ये दक्षिण एशिया में एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है। शामिल देश कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो इसमें मुख्य शामिल देश कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। कुल मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देश कितने शामिल, तो 7 शामिल हैं। उसमें से एक नाम दे देगा और 3 अन्य नाम दे देगा। कहीं से भी आपसे विषम करके भी पूछा जा सकता है। अगला है महान भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। जो महान भारतीय मरुस्थल है भारत के किस भाग में स्थित है, किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर पश्चिमी भाग कैसे, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप है। इसमें आपको बताया गया है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि डिजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल कहाँ है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा, ऐसे अगर हम एक लाइन कोई ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, इस दिशा को दक्षिण कहते हैं, इसको आप पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच के भाग को उत्तर पश्चिम कहते हैं। और देखिए जो मरुस्थल है उत्तर पश्चिमी भाग में ही स्थित है, इसीलिए ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दिया गया, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कि मध्य प्रदेश में गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से, उपयुक्त तो सभी 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सभी से ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षांशीय विस्तार भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र की सीमा के लिए प्रासंगिक है। तो कौन सा है, 64 को सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, 8.4 n और 37 डिग्री 6 n। अगला है भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, ये कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला है भारत में प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है। यानी कि भारत में जो प्रायद्वीप पठार है, देखिए भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, एक प्रायद्वीप पठार है, उसका आकार त्रिभुजाकार है। मैं भी आपको चित्र में दिखाऊंगा, चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। देखिए ये भारतीय प्रायद्वीप का पठार, ये कैसा आप ऐसे देख सकते हैं, त्रिभुजाकार है। आप ऐसे देखिए ये त्रिभुजाकार आपको ऐसे लग रहा होगा, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है। अगला है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले है उत्तरी पर्वत, सबसे पहले है उत्तरी पर्वत, फिर है उत्तर का विशाल मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। इसके बाद है प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, द्वीप और रेगिस्तान क्षेत्र, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। अगला है भारत तक विशाल महाद्वीपीय भूमि का हिस्सा है, तो किसका, यूरेशिया। तो हमारा 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतमाला है। तो हिमालय में मुख्य समांतर कौन सी पर्वतमाला है, यानी कि कितनी पर्वतमाला, 3 पर्वतमाला है। कौन कौन सी, देखिए महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और इनको काराकोरम, जास्कर, लद्दाख अन्य श्रेणियों में इसको बांटा गया है, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगला है भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर से बने होते हैं। तो जो भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर से जलोढ़ मृदा से बना होता है, याद रखिएगा। और जलोढ़ मृदा को भी 2 भागों में बांट के देखा जाता है, खादर और बांगर।
अगला है, आमतौर पर बनावट से रेतीली और प्रकृति में खारी होती हैं, तो कौन सी खारी मृदा होती हैं जो कि प्रकृति जिनका नेचर, तो सूक्ष्म मृदा। क्या सूक्ष्म, याद रखिएगा सूक्ष्म मृदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के उत्तरी मैदानों पर पाई जाती है, तो भारत के उत्तरी मैदानों पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। वहां का जो अधिकतर पार्ट है वो जलोढ़ है। अगला है, मिट्टी की तैयारी के बाद की जाने वाली पद्धति का क्या नाम है, यानी कि जैसे देखिए हमारे जैसे खेत है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मिट्टी को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, यानी कि इसको जोत दिया, ठीक है। इसके बाद उसमें बुआई की जाती है, क्या की जाती है, बुआई की जाती है, यानी कि अनाजों को जमीन के अंदर डाला जाता है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम प्रतिशत साझा करती है, तो कौन सी, तो वर्टीसोल। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रंग पर्यावरण के दबाव के बजाय लोहे के प्रसार के कारण लाल होता है, तो इसको लाल मृदा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसके आयरन के ज्यादा के लोहे के बजाय, यानी कि आयरन के ज्यादा से इसका क्या है, दबाव के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं लाल मृदा, गांव से जो है उनको पता होगा ये लाल मृदा, क्योंकि चूल्हा वगैरह जो लीपने में पोतने में इस मिट्टी का उपयोग होता है, और ईंट अच्छे खासे से मिट्टी से बनती हैं। अगला है, कपास उगाने के लिए लावा प्रवाह से बनी हुई कौन सी मृदा है जो बेहद महीन अर्थात चिकनी मिट्टी से बनी होती है और गर्म मौसम में जिसमें बाहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो कौन सी है, देखिए लावा के प्रवाह से बनी है, यानी कि जब लावा ठंडा हो गया है तो उस मिट्टी कौन सी मिट्टी बनी है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, काली मिट्टी। देखिए लावा जैसे, देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए क्या है, ज्वालामुखी है, नीचे क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये नीचे मैग्मा है, इसे ज्वालामुखी है, बाहर आया तो ज्वालामुखी क्या है, लावा है, ये क्या बाहर आता है तो लावा है, ये ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो लावा बन जाता है, और ठंडा होने के बाद चट्टान, जैसे मान लीजिए कैंथरिक चट्टान बन गई, ठीक है, और यही जो चट्टान टूट टूट के काली मृदा बन जाती है, याद रखिएगा। अगला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के किस तरह की मृदा काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी मृदा है, तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा, लाल लेटराइट मृदा। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, मिट्टी की किस परत में खाद होता है जो पानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो किस में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी मृदा। 1 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, पुरानी जलोढ़ मृदा को नई जलोढ़ मृदा की तुलना में की उच्च सांद्रता होती है, तो किसमें, तो यहाँ का सही उत्तर होगा कंकेर नोड्यूल्स। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में सबसे अधिक पाई जाती है, तो पोटास की मात्रा, किसकी, पोटास की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, देखिए मिश्रित खेती कौन सी है, ठीक है, मिश्रित का मतलब होता है दो, ठीक है, मिश्र का मतलब, मिक्स का मतलब भी पता, दो चीजें, ठीक है। तो मिश्रित खेती वह खेती होती है जब एक ही खेत में और 2 या 2 से अधिक फसलें की जाती हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। जो वो होती है जब एक ही खेत में क्या पशुओं का पालन और फसलों की खेती की जाती है, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। तीसरा सही उत्तर होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, दालें किसका अच्छा स्रोत है, तो दालें जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और ये विभिन्न प्रकार की दालें हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मूंग की दाल में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, रबी फसलें में बोई जाती है, जो रबी की फसलें में बोई जाती हैं, देखिए रबी की फसलें होती है ठंडी की फसलें, तो ठंडी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देख खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, तो आप देख भी सकते हैं, खरीफ में देखिए जैसे हमारा चावल हो गया, जिसे धान कहते हैं, मूंगफली हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, और वहीं पे राबी यानी कि ठंडी की फसलों में गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। अगला है, कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो दिए गए हैं ऑप्शन, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी जो है जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है, यानी कि खरीफ फसलें पूछा जा रहा है। तो कौन सी फसलें हैं, देखिए ये तो तरबूज मटर, तो कौन सा होगा आप बताइए, ठीक है, आप बताएंगे कौन सा होगा, तो सही उत्तर होगा चावल। तो खरीफ की फसलों में चावल और कपास, याद रखिएगा। अगला है, पोकल्ली चावल की एक अनोखी किस्म जो लवणता को झेल सकती है, भारत के किस राज्य की स्थानीय चावल है, तो किस राज्य की एक स्थानीय चावल की किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 केरल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, हाक चाव किस जीआई
भौगोलिक संकेत दिया गया है वो सुगंधित चावल है जिसकी खेती भारतीय राज्य में की गई, तो ये मणिपुर है, याद रखिएगा। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है, यानी कि वृक्षारोपण फसल कौन सी है, तो रबड़। रबड़ की ऐसी एक फसल है जो वृक्षारोपण की जाती है। आप ये रबड़ का पेड़ देख सकते हैं, ठीक है। रबड़ के पेड़ में क्या होता है, नॉर्मली एक कट लगा दिया जाता है, जैसे रात को गए और यहाँ कट लगा दिया जाता है और एक ऐसे ये प्लेट लगा दी जाती है और ये डिब्बा एक ऐसे बांध दिया जाता है और यहाँ से बूंद बूंद में चूक के इसमें भरता है। आप हर चित्र में इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये रबड़ की खेती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, यानी कि सबसे ज्यादा किस फसल को पानी लगता है, तो किसको लगता है, तो गन्ना को लगता है। एक याद रखिएगा, एक जहां से सही उत्तर होगा। आप इसमें गन्ना देख सकते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, तो कौन सी फसल है जो खरीफ फसलों का उदाहरण है, यह आपको बताना है। खरीफ फसल यानी कि वर्षा ऋतु की फसल या गर्मियों की फसल, तो कौन सी फसल है, देखिए चना राबी फसल है, कपास खरीफ फसल है, मटर भी ये दी, तो खरीफ दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ फसल कपास है, ये देखिए ये आपको कपास दिख रहा होगा। अगला है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई प्रतिफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भौतिक घनत्व के रूप में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भूमि उपयोग श्रेणी नहीं है, तो भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सीमांत भूमि। अब ये सीमांत भूमि है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। सीमांत भूमि वह भूमि है जिसका कृषि या औद्योगिक मूल्य बहुत कम या शून्य होता है। सीमांत भूमि को चारागाह भूमि और घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि अक्सर रेगिस्तान या अन्य उजाड़ क्षेत्रों के किनारे स्थित होती है, यानी कि सीमांत भूमि वैसे भूमि है जिसमें न तो खेती की जाती है और न ही कोई औद्योगिक गतिविधि कार्यविधि की जाती है, उसमें सीधा पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला है स्थलाकृति उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं को अध्ययन को समर्पित है, तो किसको समर्पित है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा भू आकृति विज्ञान, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत के में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में आता है, तो फसल भूमि में आता है, याद रखिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। अगला है भारत में के प्रभाव में अधिकतम भूमि क्षेत्र का क्षरण हुआ है और यह बंजर भूमि में बदल गया है, तो किस में बदल गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा जल अपर्दन। अब ये जल अपर्दन है क्या, इसमें आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस चित्र में देखिए जल अपर्दन है क्या, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहले ये सरफेस पूरा क्या था, ये पूरा ऐसे था, ठीक है, ये पूरा मतलब ऐसे पूरा जुड़ा हुआ था। पानी आया तो इसने अपना ऐसे क्या कर मिट्टी को काट दिया, पानी द्वारा मिट्टी को काटना ही जल अपर्दन कहलाता है। जल मतलब हो गया पानी, अपर्दन माना होता कटाव, ठीक है, तो पानी द्वारा मिट्टी का कटाव ही जल अपर्दन कहलाता है। जल अपर्दन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बूंद बूंद अपर्दन और सूक्ष्म अपर्दन और नालिका अपर्दन, कई प्रकार से होता है। तो पानी द्वारा मिट्टी का कटाव ही जल अपर्दन कहलाता है, चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है ऐसी नीति जिसमें भूमि के अधिकतम आकार को ठीक करना शामिल होता है, जो व्यक्ति के स्वामित्व हो सकती है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जो है ऑप्शन नंबर दूसरा उच्च भूमि सीमा कहा जाता है। अगला है वह भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है और इसे सुधार प्रथाओं के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जाता है, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, ऐसी भूमि को कृषि बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि का मतलब है कोई भूमि कृषि योग्य नहीं थी और 5 वर्ष से अधिक उसको छोड़ दी, उसमें कृषि नहीं की जाती है, धीरे धीरे उसमें फर्टिलाइजर उपजाऊ उर्वरक ये सब मिलाए जाते हैं, इसके बाद वो कृषि योग्य बनाई जाती है। अगला है भारत में भू उपयोग क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितनी श्रेणियों में, तो इसको 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा एकदम से क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा महानदी पर स्थित है। 4 हमारा यहाँ से उत्तर होगा। अब आप याद कैसे रहेंगे, देखिए अब हीरा कहाँ पाया जाएगा, तो हीरा ऐसी नदी में, साधारण नदी में तो पाया नहीं जाएगा, ऐसी नदी में ही पाया जाएगा जहां पर महानदी हो, कि महान नदी हो। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा, महान नदी में पाया जाएगा।
हीरा कैसे आए होंगे? उड़ के हीरा आए होंगे। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? महानदी पर। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? ऐसा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है। ब्रंश घाटी क्या है? देखिए, जैसे एक तरफ ये है और एक तरफ ये है और यहां से बहती हो, ठीक है, भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, प्रश्न आपको यहां से ऐसे भी बन सकता है कि जो नर्मदा नदी है किन दो रेंज से, ये किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है? तो विंध्य श्रेणी से और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो देखिए, ये भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद बीच से ऐसे बह रही है नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदियां पंचनद में शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी जो पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी जो है पंचनद में शामिल नदी नहीं है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ये 5 नदियां जो पंचनद में नदियां शामिल है। इन्हीं को पंजाब में जो है, इसलिए 5 नदियों के समूह में पंजाब में पंजाब कहा जाता है, पंजाब को, क्योंकि यहाँ पंचनद नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से निकलता है? तो किस नदी से निकलता है? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी से निकलता है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा, जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ? जबलपुर जिले में स्थित है। और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी देखिए सोन नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गोमती नदी है, और लेकिन तुंगभद्रा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। केरल की लेगून झीलें जिन्हें पश्च जल यानी कि बैक वाटर के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से कहलाती हैं, मूल रूप से क्या कहलाती हैं? ये कयाल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कयाल कहलाती हैं। तो हमारा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। अब आप इसको देख सकते हो, बैक वाटर ऑफ केरला। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर की झील से है। ये निम्नलिखित जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? देखिए, मानसरोवर से निम्नलिखित में से ये पास से 3 नदियां निकलती हैं। तो पहली तो निकलती है देखिए ब्रह्मपुत्र, फिर एक सिंधु निकलती है, फिर एक नीचे सतलज निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको मैप में समझाने की, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि मानसरोवर है, यहाँ हमारी क्या ब्रह्मपुत्र है, और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे यहाँ से एक यहीं से सिंधु नदी है, और सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और बाकी भाग में पाकिस्तान में चली जाती है। यहीं से नीचे से सतलुज नदी निकलती है, ऐसे 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 निकलती है। तो इस प्रकार से 3 नदियां जो हैं वहीं पे मानसरोवर के पास से निकलती हैं। अगला है, जम्मू और कश्मीर किस नदी घाटी पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है? समय झेलम नदी तट पर स्थित है। यहां से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। वह भारतीय मार्ग 3 निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? भारतीय जलमार्ग 3 है, किस स्थान को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कोल्लम से। दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है? 12वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। देखिए कौन सा, देख कालना जो बंदरगाह है गुजरात में है, पायरादीप बंदरगाह ये भी उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा तीनों बिल्कुल, लेकिन जो मोरमुगांव बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो काफी सरल क्वेश्चन है, सागर की रानी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा माध्यम घर घर सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सा माध्यम है? सड़क परिवहन है। देखिए सड़क जो है, घर के बाहर निकलेंगे ठीक है तो सड़क हमें लगे मिलेगी, लेकिन हमें रेलवे स्टेशन थोड़ी लगे मिलेगा, ये एयरपोर्ट थोड़ी मिलेगा, वायु परिवहन रेलवे जलमार्ग थोड़ी मिलेगा, लेकिन सड़क मिलती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र का मुख्यालय
ये कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 30 है जबलपुर में। जो रेलवे के मुख्यालय हैं और महत्वपूर्ण जो रेलवे संबंधित प्रश्न है, मैंने 100 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, वो अपलोड है, वीडियो देख लीजिएगा। अगला है जनसंचार प्रणाली नहीं है, तो कौन सी जो है जनसंचार प्रणाली नहीं है? तो ये ईमेल, जो ईमेल है, जो जनसंचार प्रणाली नहीं है। बाकी रेडियो टेलीविजन सम्मेलन है, याद रखिएगा। अगला है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क है रेल आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है ऑप्शन नंबर दूसरा बोगीबील पुल कहा जाता है। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो यहां से हमारा दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसके तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला है किस नदी खंड को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? किसको? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 के नाम से। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इस सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप सभी को पता होगा साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है, सबसे ज्यादा केरल की है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या मिलियन है, कितने मिलियन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 763.5 ये आंकड़ा है। वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया? तो ये कहाँ? तो हरियाणा में दर्ज किया गया, याद रखिएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है। दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो कौन सी परियोजना? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा 126 का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7वीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो उस केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, तो ये दमन और द्वीप में। कहाँ? दमन और द्वीप में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक सिकाई हैं। कौन से? ईसाई हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या डेंसिटी यानी घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो कितना था? 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर था, यानी कि एक स्क्वायर में लगभग 382 लोग रह रहे थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको बताना है, क्या होगी? रायपुर होगी। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको राजधानी दिए गए हैं, आप बताइए कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग नहीं है। आप लोग को हिमाचल प्रदेश की राजधानी अच्छा चलिए आप लोग बताना है आपको। अगला है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा 28 और 8। तो हमारा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। कौन सा? तीसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एक हमारा एक सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी आपको बताना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। एक सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी बताना है आपको। उत्तरा जो खंड है इसकी राजधानी कौन सी है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का निर्माण है उत्तर प्रदेश से हुआ था नवंबर 2000 में, जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। अगला है त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा वही जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, अगरतला है। कौन सी? अगरतला है।
अगला है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, याद रखिएगा। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? बताना आपको। जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 4 एकदम सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। जो कि देखिए गुजरात का सबसे बड़ा है और भारत में भी सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि अभ्यारण्य। तो कौन सा है? तो 143 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। पूछा जाए कहाँ का है? गुजरात का है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर स्थल में घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर चौथा, 1981 में घोषित किया गया था। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। और एक आप करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है इस बार के बजट के अंदर। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर चौथा, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। किधर? गुजरात में स्थित है। गुजरात में, याद रखिएगा। अगला है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है ऑप्शन नंबर चौथा, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्य आवश्यक है? तो कौन सी गतिविधि कार्य आवश्यक है? ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया? यानी कि केबुल जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, 1970 में इसको बनाया गया था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के पास बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंधु नदी बहती है। कौन सी? सिंधु नदी बहती है। अगला है उस राज्य का नाम बताएं जहां बांदीपुर टाइगर उद्यान स्थित है। यानी कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अब देखिए भारत के नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है हमारा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास और नदियों के संगम के बीच है। तो किस नदियों के संगम के बीच है? देखिए जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है एक बनास नदी हो गई, एक कौन सी नदी है इनके बीच में? कौन सा है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी नदी हो गई? एक नदी हमारी हो गई चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। आपको समझ में क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ से बनास नदी आई है और यहाँ से चंबल नदी, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है ये देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। तो कहाँ पूछा जाए कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 1334 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश से बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अगला है साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान में कब घोषित किया गया? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है उसे कब घोषित किया गया? उसे कब घोषित किया गया? तो 1984। कौन सा? 1984 में इसको घोषित किया गया। अब ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है केरल के अंतिम शीर्ष वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। घाटी
शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया, मैंने आपको बताया, और औपचारिक रूप से 1985 में इसका उद्घाटन किया गया था 16 मई 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जंतु है जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध? ताकिन है। क्या? ताकिन। आपने कई बार ताकिन का नाम पहली बार सुना होगा, मैं आपको इसलिए पिक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। ये ताकिन कैसे ताकिन। अब देखिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब मैं आपको ये जो राष्ट्रीय उद्यान तो करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है इसकी जगह देखते जाएं कि किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये ऊपरी सियांग जिले और पश्चिमी सियांग और पूर्वी सियांग जिले के कुछ हिस्सों में फैला है। यह सियांग नदी के दाहिनी किनारे ओर स्थित है। तो ये आपके ताकिल है, ये चित्र में जो ताकिन है जो आपको मैंने ये बताया। अगला है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 157 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो यह है रायमोना विकम असम 6 नेशनल पार्क। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए, असम के जो है प्रमुख 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो 7 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको याद रखना है। 7 के नाम बहुत याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं। तो पहला आप याद रखिए रायमोना, दूसरा है मानस, तीसरा है औरंग, चौथा है नमेरी, काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध, एक सिंह के गैंडों के लिए। ठीक है, देहंग पटकाई है, फिर कौन सा है? तो डिब्रू साइकोबा है। ठीक है, तो ये 7 जो नेशनल पार्क हैं असम के अंदर, और ये 7 जो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि जो काजीरंगा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में आप देख सकते हैं ये एक सिंह के गैंडे हैं। एक सिंह, ये देखिए यहाँ पे इनके एक सिंह है। ठीक है, तो एक सिंह के गैंडे ये काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। सॉरी, माफ कीजिएगा, नामदफा की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसे आप टाइगर कहते हैं। ये वास्तव में टाइगर नहीं, ये बड़ी बिल्ली है, बिग कैट इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बादलदार तेंदुआ। तो 4 जो बिग कैट है इनकी प्रजाति है, तो ये पाई जाती है, और कई छोटी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऐसा है। ठीक है, अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी हैं उत्तराखंड के। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, म्यांमार की राजधानी क्या है? देखिए, अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए, वो 10 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान संबंधित थे। अब मैं आपको म्यांमार यानी कि राजधानियाँ बताऊंगा, और राजधानियाँ अपने भारत की नहीं विदेश की राजधानियाँ बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। अभी इस बार का जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसी राजधानी आई थी जिनके बारे में ना तो सुना था ना ट्रिक लगा सकते थे, समझ लीजिए। तो आपको इनमें थोड़ा सा पकड़ बना के रखना है। तो म्यांमार देश की राजधानी क्या है? जो म्यांमार है देश, तो आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपीटा इसकी राजधानी है। कई लोगों को पता भी होगा, आप लोग कमेंट में बताया करिए अपना उत्तर। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की अगर राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से लाओस की राजधानी है। जो लाओस है इसकी राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियतनाते है। क्या है? वियतनाते है, याद रखिएगा। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गैरादे है? तो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गौरादे है? किस देश की है? ऑप्शन नंबर 30 हैती की है। कहाँ की है? हैती की है, याद रखिएगा। अगला है, चिली की राजधानी क्या है? जो चिली है इसकी राजधानी क्या है? तो सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, याद रखिएगा। अगला है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? आप सभी को पता हो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है?
कई लोगों को पता भी होगा लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा। जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। क्या? दुशांबे है। अगला प्रश्न है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? जो जॉर्डन है इसकी राजधानी क्या है? तो 168 का सही उत्तर अम्मान। अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन यमन की राजधानी है? जो यमन है, यमन, यमन की राजधानी क्या है? तो ये यमन की राजधानी है ऑप्शन नंबर 3 सना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माले की राजधानी क्या है? ये आप सभी को पता होगा, माले की राजधानी है। तो क्या है माले की राजधानी? तो मालदीव है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे जो राजधानी वाले भी समाप्त हो गए। अब तीसरा हमारा थोड़ा सा आएगा मंदिर वगैरह, ठीक है। तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। और ये भगवान किसको समर्पित है? ये अच्छा आपको कमेंट बताना है, जो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को या फिर विष्णु भगवान को? आपको 2 में से बताना है, ठीक है। किन को समर्पित है ये आपको बताना है। अगला, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो किसके नाम पर है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है, केवड़िया द्वीप पे। अब इसमें आप देख सकते हैं चित्र में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु वेट द्वीप पर स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182, क्या 182 मीटर। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज क्या कहा जाता है? उसको आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। क्या? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश भारतीय सेना के 70,000 सैनिकों जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे उनकी स्मृति में एक स्मारक के रूप में बनाया गया। इसकी आधारशिला जो है 10 फरवरी 1921 को रखी गई। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का लोकप्रिय चित्रण कहाँ किया गया है? किस गुफा में मिलता है? तो इसका जो चित्रण है ये मिलता है हमें कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ? एलोरा की गुफा में। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए चित्र में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए चित्र में आप देखिए, ये रावण, आपको रावण दिख रहा होगा, अपनी ये जो हाथ है ऐसे ऐसे, ये शंकर जी भगवान है, ये क्या है? पार्वती जी हैं। तो ये ऊपर क्या है? पूरे कैलाश पर्वत को ऊपर उठाए हुए उसके बारे में दिखाया गया है। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। ये गुफाएं 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की गुफाएं हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल कर ली गई हैं। अगला है, गुरुद्वारा कतार साहिब निम्न में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? गुरुद्वारा करतारपुर साहिब किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी रावी नदी पर स्थित है और ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? शहर में। तो हवा महल आपको पता है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ? ये राजस्थान का है, ठीक है। तो राजस्थान के जयपुर जिले में। देखिए हवा महल का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह द्वितीय के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगर पूछा जाए किसने करवाया था तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थान के खेतड़ी महल से प्रेरित होकर इस 5 मंजिला स्मारक को प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित था? जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है किस भगवान को? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। अगला है, देखिए इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे देव राय द्वितीय के अधीन नायक लंकन दंडेसा ने करवाया था, ठीक है। ये मंदिर है 7वीं शताब्दी का है। अगला है, गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा ये ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगला है, कोलोसियम निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? जो कोलोसियम स्थान है एक स्थान का नाम है, ये किस स्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन में से रोम में स्थित है। रोम यानी कि इटली में स्थित है। माचू पिचू किस देश में स्थित है? माचू पिचू एक जगह का नाम है, बहुत विख्यात जगह है। तो किस देश की एक जगह है? तो ये पेरू की जगह है। कहाँ? पेरू की जगह है, ठीक है। आप अब पेरू की लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए साउथ अमेरिका है ये, ठीक है।
और यहाँ क्या नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये जो आपको हरा हरा इतना दिख रहा है ये क्या है, पेरू है। ठीक है, ये है जो जगह मैंने कहा माचू पिचू, ये माचू पिचू क्या जगह है, आप देख लीजिए चित्र में, माचू पिचू जगह है, पेरू में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो। तो एक बात आपको यहाँ से निकल कर आई, पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। जैसे भारत यानी जैसे अगर उसका पूछा जाए एशिया का तो अपना माउंट एवरेस्ट है, पूरे विश्व का है। लेकिन अब महाद्वीप वाइज पूछ रहा है तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा कौन सा है, किलिमंजारो है। ठीक है, और ये तंजानिया का है। कहाँ का है, तंजानिया का है, याद रखिएगा। देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, जिसकी 3 चोटियां हैं, जिनके नाम है किबो, मोम्बेजी और सिरा, जिनमें से किबो सबसे ऊंची चोटी है। अगर निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ऑप्शन नंबर चौथा माउंट अकोंकागुआ। अगला है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अल्पास से याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता भी होगा, ये प्रश्न काफ़ी सरल है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिस सागर माथा, देखिए माउंट एवरेस्ट के कई नाम हैं, कई नाम का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर हम नेपाल में पहुंच जाएं तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसे सागर माथा कहा जाता है। अगर चीन में पहुंच जाएं तो चुलुंगमा कहा जाता है, जिन्हें पर्वतों की रानी इसका जिसका मतलब होता है। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये ऊंचाई बदलती रहती है क्योंकि ऊपर हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, तभी इस समय ये है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के महालुंगतर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है और इसकी चोटी नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों पर सीमा पर है। ठीक है, अगला है राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, तो राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा एल्बर्ट। कौन सी, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा, माउंट एल्बर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है माउंट एल्बर्ट, आपको चित्र में दिखाऊं मैं माउंट एल्बर्ट। ये देखिए ये रॉकी पर्वत है और यहीं पे माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, तो माउंट एल्बर्ट कोलोराडो का सबसे ऊंचा बिंदु और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु कोलोराडो लेक काउंटी में स्थित है, जो कि लीडविले से 12 मील दक्षिण पश्चिम में सचार क्षेत्र और इसावेल राष्ट्रीय वन के भीतर है। धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम क्या है, तो धौलागिरी चोटी है उसको हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, चौथा नंगा पर्वत। 4 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नंगा पर्वत जिसे हत्यारा पर्वत भी कहा जाता है, ये हिमालय का पश्चिमी लंगर है, जो कि पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान डायमर जिले में स्थित है और दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये आपको नंगा पर्वत की यहाँ पे मैप में लोकेशन दिख रही होगी। अगला भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप पूछ रहे हैं भारत की बात हुई तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कौन सी, कंचनजंगा है। संयुक्त रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप की लोकेशन पे। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के हिमालय पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। तो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है, कंचनजंगा है। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर K2 होगा। क्या, गार्डविन आस्टेन, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है ओडर नीसे रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा है, तो किन देशों के बीच की सीमा है, ऑप्शन नंबर दूसरा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडर नीसे रेखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये जो रेखा है इसी को कहा गया है।
अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा आप सभी को पता होगा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये स्थित है भारत और चीन के बीच। अगला है, ये देखिए मैकमोहन रेखा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा ड्रेन रेखा, ये कोई रेखा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? तो कौन सी सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय? तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा 24वीं समांतर रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरी हमारे यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, 38वां समांतर को विभाजित करता है। जो 38वां समांतर है किसको? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगला है, देखिए ये, ठीक है, ये है उत्तर कोरिया, आप देखिए, और ये है दक्षिण, यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इनको ये विभाजित करती है लाइन। अगला है, रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किन देशों के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो आप सभी को बहुत पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पाकिस्तान। अगला है, 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा है। जो 49वीं समांतर रेखा किन देश के बीच की सीमा है? ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है एक तरफ, ये देखिए, और ये कनाडा, इसके बीच की जो रेखा है इसी को कहा जाता है 49वीं समांतर रेखा। अगला है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की प्रभावी सीमा है? तो आप सभी को पता है किस देश की ये चीन की है। ये सारे प्रश्न क्या है यहाँ पे सरल आ रहे हैं हर बार। अगला है, डुरंड रेखा किसके बीच स्थित है? तो डुरंड रेखा किसके बीच है? तो ये है पाकिस्तान के बीच और अफगानिस्तान के बीच, याद रखिएगा। ठीक है, और यह मैप में देख सकते हैं, ये देखिए पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये जो रेखा गई है इसी को डुरंड रेखा कहा गया है। अगला है, जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या नाम है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको ऑप्शन नंबर 3 से मैजिनॉड रेखा कहा गया है। क्या मैजिनॉड रेखा कहा गया है? ये चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जर्मनी हो गया और ये फ्रांस हो गया, जर्मनी फ्रांस, ये है रेखा। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें भी 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ये दोनों प्रश्न आपको उत्तर में ज़रूर देना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बता दिए, क्योंकि अगर आप एक कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हम आपको सही पढ़ा रहे हैं, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप तक बिल्कुल बिना किसी नॉइस के, बिना किसी संचार जो अवरोध के आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।